एक इच्छा, एक छोटी सी चाहत, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है? क्या एक सपना जब हद से ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो जिंदगी को बनाता है या फिर तबाह कर देता है? बिल्कुल। आज हम मुंशी प्रेमचंद के क्लासिक उपन्यास गबन की दुनिया में अजरा गिराई से उतर रहे हैं। और हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक गहने की, एक चंद्रहार की जिद, बस एक चंद्रहार की जिद, हाँ, वो कैसे एक पूरे परिवार को झूठ, कर्ज और बर्बादी के जाल में फंसा देती है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से लेकिन गहरे मनोवैज्ञानिक पल से। अच्छा। हाँ, सावन का महीना है, झूले पड़े हैं, लड़कियां कजरी गा रही हैं और इस खुशनुमा माहौल में एक छोटी सी घटना होती है। और यही घटना आने वाली पूरी त्रासदी की, आप कह सकती हैं, नींव रखती है। क्या होता है? एक बिसाती आता है, यानी फेरी वाला, और उसकी पोटली से एक गिरोजी रंग का नकली चंद्रहार निकलता है। और वो जालपा नाम की एक लड़की की आंखों में बस जाता है। हाँ, बिल्कुल। और वो उसे खरीदने की जिद करने लगती है। हाँ, उसकी माँ मानकी पहले तो मना करती हैं, लेकिन बिसाती एक ऐसी बात कह देता है जो शायद उस दौर के हर माँ बाप के दिल में होती थी। क्या कहता है वो? वो कहता है, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। मतलब शादी के बाद ससुराल से? बिल्कुल। और माँ वो हार खरीद लेती हैं। ये बात कितनी छोटी सी है ना? हाँ, बहुत छोटी। लेकिन क्या यहीं से जालपा के मन में गहनों को लेकर एक उम्मीद नहीं बन जाती? ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक तरह की, क्या कहते हैं, कंडीशनिंग है। अच्छा। हमें ये भी बताया गया है कि जालपा के पिता दीनदयाल, जो एक जमींदार के मुख्तार हैं, वो बचपन से उसके लिए खिलौनों की जगह गहने ही लाते थे। तो गहनों से उसका लगाव बचपन से ही था? प्यार का, दुलार का और सामाजिक रुतबे का प्रतीक है। वो नकली हार उसके लिए तब तक दुनिया की सबसे कीमती चीज है जब तक वो असली हार नहीं देख लेती। बिल्कुल सही। और वो पल आता है जब उसके पिता उसकी माँ के लिए एक असली जगमगाता हुआ चंद्रहार लाते हैं। और उस एक पल में उस नकली हार की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। अब जालपा की जिद एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। उसे भी वैसा ही असली हार चाहिए। और फिर माँ मजाक में वही बात दोहरा देती हैं, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। देखिए, यहाँ प्रेमचंद कितने शार्प ढंग से समाज की सोच को पकड़ रहे हैं। सही बात है। एक लड़की की ख्वाहिशों की पूर्ति का जिम्मा सीधे सीधे उसके ससुराल पर डाल दिया जाता है। और ससुराल, जो पहले जालपा के लिए एक अनजानी, डरावनी जगह थी, अब उसके लिए उम्मीद का केंद्र बन जाता है, चंद्रहार पाने का रास्ता। और इस एक उम्मीद के सहारे वो 7 साल इंतजार करती है। आप सोचिए, 7 साल। तो एक तरफ है जालपा, जो 7 सालों से अपने चंद्रहार के सपनों में खोई है। लेकिन इस सपने को पूरा करने का जिम्मा किस पर आने वाला है? चलिए अब लड़के वालों के घर का हाल देखते हैं। हाँ, यहाँ हमें मिलते हैं दयानाथ, एक कचहरी के क्लर्क, और उनका बेटा रमानाथ। और ये दोनों किरदार मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। जैसे 2 अलग अलग पीढ़ियों की सोच का टकराव हो। दयानाथ 50 रुपए की तनख्वाह में ईमानदारी से गुजारा करने वाले इंसान हैं। उस जमाने में 50 रुपए मतलब ठीक ठाक तो होंगे, सम्मानजनक तो थे, लेकिन शहर में दिखावे की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। और उनके लिए रिश्वत हराम है, कर्ज लेना पाप है। और उनका बेटा रमानाथ, वो तो बेरोजगार है, लेकिन उसके शौक किसी अमीरजादे से कम नहीं है। अच्छा। हाँ, दोस्तों से घड़ी, जूते, कपड़े मांगकर पहनता है, लेकिन बाहर से देखने में कोई कह नहीं सकता कि उसकी जेब खाली है। उसे ये दिखावा क्यों इतना जरूरी रखता है? रमानाथ का किरदार प्रेमचंद की समाज पर सबसे तीखी टिप्पणियों में से एक है। वो उस मानसिकता का प्रतीक है जो मानती है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से है, उसकी बाहरी ठाट-बाट से, गुणों से नहीं। बिल्कुल नहीं। वो खुद कहता है कि फटे हाल भिखारी को लोग चुटकी देते हैं, लेकिन गेरुए रेशम वाले बाबाजी को लजाते लजाते भी रुपया देना पड़ता है। तो उसकी नजर में ये सिर्फ शौक नहीं, बल्कि समाज में इज्जत और सफलता पाने का एक जरूरी हथकंडा है। हाँ, उसकी पूरी शख्सियत इसी दिखावे की नींव पर खड़ी है। और विडंबना देखिए, जालपा के पिता दीनदयाल इसी रमानाथ को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं, शायद उसके इसी बाहरी ठाट-बाट को देखकर। हाँ, और यहीं से सिद्धांतों का टकराव शुरू होता है। दयानाथ अपने बेरोजगार बेटे की शादी के सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना अधर्म है। लेकिन यहाँ सामाजिक दबाव, उन्हें बहू चाहिए।
हाँ, वो सालों से बहू का मुंह देखने को तरस रही हैं और उनकी सोच बहुत व्यावहारिक है। मतलब? उन्हें लगता है कि एक तो बहू के आने से बेटा सुधर जाएगा और दूसरा उन्हें उम्मीद है कि दीनदयाल दहेज में इतने पैसे जरूर देंगे कि शादी का खर्च आराम से निकल जाएगा। तो वो इससे एक लेन-देन की तरह देख रही हैं। बिल्कुल, और होता भी यही है। दीनदयाल टीके में 1000 रुपए भेज देते हैं और दयानाथ जो उसूलों की बात करते थे, वो भी दिखावे के इस जाल में फंस जाते हैं। रमानाथ के जोर देने पर पालकी की जगह मोटर गाड़ी आती है, शानदार आतिशबाजी होती है और नतीजा ये होता है कि दयानाथ अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और सिद्धांतों को दांव पर लगाकर कर्ज में डूब जाते हैं। ये सिर्फ एक शादी का खर्च नहीं है, ये उस समाज का रिट्रेटो है जहां अपनी नाक या इज्जत बचाने के लिए लोग अपनी आर्थिक कमर तोड़ लेते हैं। दयानाथ का कर्ज में डूबना सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, ये उनका एक तरह से नैतिक पतन भी है। और इस सारे दिखावे और कर्ज के बाद शादी की वो रात आती है जिसका जालपा को 7 साल से इंतजार था। हाँ, चढ़ावे का थाल आता है, घर की औरतें उसे घेर लेती है। एक एक गहने की तारीफ होती है, छेड़दहा, गुलूबंद, कंगन, सब कुछ था। पर तभी कोई पूछ बैठता है, चंद्रहार नहीं है क्या? और मानकी का वो एक जवाब, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। जालपा के 7 साल के सपने को पल भर में तोड़कर रख देता है। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। ये सिर्फ एक गहना न मिलने का दुख नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी उम्मीद के टूटने का दुख है जिसे उसने अपनी आने वाली जिंदगी का आधार बना लिया था। और उसका वो शिव की मूर्ति को जमीन पर पटक देना। हाँ, गुस्से में उसका आले पर रखी शिव की मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटक देना, ये बहुत प्रतीकात्मक है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ गुस्सा है? ये गुस्से से कहीं ज्यादा है। ये आस्था का टूटना है। हाँ, 7 साल तक उसने शायद हर रोज उसी भगवान से ये मन्नत मांगी होगी। वो मूर्ति उसके लिए सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, वो उसकी उम्मीद का प्रतीक थी। तो जब उम्मीद टूटी तो प्रतीक भी टूट गया। ये उसके वैवाहिक जीवन की एक हिंसक और निराशाजनक शुरुआत है। तो शादी का दिखावा खत्म हो चुका है और अब दयानाथ पर सर्राफ यानी सुनार के कर्ज का बोझ है। वो सोचते हैं कि बहू से कुछ गहने वापस मांगकर कर्ज चुका दें। उस समय शायद ऐसा होता भी होगा। हाँ, होता होगा। लेकिन यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। जागेश्वरी बताती हैं कि ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जालपा ने तो कसम खा ली है कि जब तक चंद्रहार नहीं बनेगा वो कोई दूसरा गहना पहनेगी नहीं। उसने सारे गहने संदूक में बंद कर दिए हैं। अरे, अब रमानाथ पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, वो अपनी पत्नी के सामने अपनी और अपने घर की आर्थिक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। उसका वो दिखावे वाला पूरा व्यक्तित्व दांव पर लगा है। और यहीं पर वो अपनी जिंदगी का पहला बड़ा गलत कदम उठाता है। घर की इज्जत बचाने के लिए, या यूं कहें कि अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो जालपा के ही कुछ गहने चुपके से उठा लेता है और घर में चोरी की झूठी कहानी गढ़ देता है। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये उसके पतन का पहला कदम है। और ये कदम वो क्यों उठाता है? अपने अहम यानी ईगो की वजह से। वो जालपा की नजरों में छोटा या गरीब नहीं दिखना चाहता। उसे लगता है कि चोरी की बात सुनकर जालपा को सब्र करना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अपनी पत्नी की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए वो खुद अपनी ही नजरों में गिर जाता है। बिल्कुल। अब रमानाथ पर दोहरा दबाव है। एक तो घर का कर्ज चुकाना है और दूसरा जालपा से किया गया वादा कि वो उसके चोरी हुए गहने फिर से बनवा देगा। और चंद्रहार की ख्वाहिश तो है ही। हाँ, वो नौकरी के तलाश में मारा मारा फिरता है और आखिरकार उसे एक नौकरी मिल भी जाती है। तनख्वाह सिर्फ 30 रुपए, पर ऊपर की आमदनी की पूरी गुंजाइश है और वो इस गुंजाइश का पूरा फायदा उठाता है। वो रिश्वत लेना शुरू कर देता है और खुद को सही ठहराने के लिए वही पुराना तर्क देता है कि अच्छी आमदनी के लिए अच्छा ठाट बाट जरूरी है। हाँ, इसलिए वो पहले नए कपड़े बनवाता है, अपना रहन सहन बदलता है ताकि लोग उसे देखकर पैसे देने में हिचकिचाए नहीं। तो उसकी बेईमानी भी उसके दिखावे का ही एक हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। कुछ ही महीनों में वो जालपा के लिए कर्ज पर एक जड़ाऊ हार खरीद लाता है, जिससे वो सर्राफ गंगू का और भी ज्यादा कर्जदार हो जाता है। हाँ, वो जालपा की खुशी के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन क्या जालपा वाकई में खुश है या वो बस एक दलदल में और गहरे धंसता जा रहा है? वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिसे उसने खुद बनाया है। जालपा की खुशी उसके लिए अब एक जुनून बन गई है, क्योंकि उसकी खुशी उसकी अपनी सफलता का पैमाना है। वो ये नहीं देख पा रहा कि जिन साधनों से वो ये खुशी खरीद रहा है वो उसे और उसकी शादी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। और ये दलदल और गहरा हो जाता है
जब कहानी में रतन नाम की एक अमीर विधवा की एंट्री होती है। हाँ, रतन जालपा के हाथ में खूबसूरत कंगन देखती है और वैसा ही कंगन बनवाने के लिए रमानाथ को 600 रुपए देती है। अब रमानाथ के लिए ये एक मौका है। हाँ, लेकिन एक बेईमान और अनुभवी दिमाग मौके को भी मुसीबत में बदल देता है। सही कहा। वो सोचता है कि ये 600 रुपए अगर मैं सर्राफ गंगू को दे दूं तो मेरा पिछला उधार कुछ कम हो जाएगा और मेरी साख बन जाएगी। हाँ, और फिर गंगू मुझे नया कंगन उधार पर बना देगा। ये उसकी बचकानी और खतरनाक सोच थी। और उसका दांव उल्टा पड़ जाता है। बिल्कुल। गंगू पैसे तो रख लेता है, लेकिन साफ कह देता है कि जब तक पिछला सारा हिसाब चुकता नहीं होगा वो नया कंगन नहीं बनाएगा। अब रमानाथ बुरी तरह फंस गए। एक तरफ रतन रोज पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ गंगू टस से मस नहीं हो रहा। यहाँ पर हम रमानाथ के चरित्र की एक और परत देखते हैं। कौन सी? वो संकट का सामना नहीं कर सकता, वो कमजोर है, दबाव में वो बिखर जाता है। वो सच नहीं बोल सकता किसी से, न रतन से, ना ही अपने घर पर किसी से मदद मांग सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका दिखावे का महल ढह जाएगा। तो इस दबाव और शर्मिंदगी में वो आखिरी और सबसे खतरनाक कदम उठाता है। वो सरकारी खजाने से पैसे चुरा लेता है, यानी गबन कर लेता है। हाँ, गबन। वो सोचता है कि कंगन बनवाकर रतन को दे देगा और फिर जैसे तैसे पैसे वापस खजाने में रख देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, चोरी पकड़ी जाती है और इससे पहले कि बात घर तक पहुंचे और उसे अपने पिता के उसूलों और अपनी पत्नी के सपनों का सामना करना पड़े, रमानाथ भाग जाता है। ये पलायन उसके चरित्र का सार है। वो एक कायर है जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, और जब वो झूठ पकड़ा गया तो वो जिंदगी को ही पीछे छोड़कर भाग गया। और जब जालपा को ये सारी सच्चाई पता चलती है, कर्ज, गहनों की चोरी, रिश्वत, गबन और आखिर में पति का भाग जाना, तो उसे गहरा सदमा लगता है। लेकिन शायद पहली बार उसे आत्मविश्लेषण का मौका भी मिलता है। उसे एहसास होता है कि इस पूरी बर्बादी की जड़ कहीं न कहीं उसकी अपनी खामोश जिद, वो चंद्रहार की इच्छा भी थी। बिल्कुल। यही पर कहानी सिर्फ रमानाथ के अपराध की नहीं रहती, बल्कि एक इच्छा के जुनून बन जाने और उसके भयानक परिणामों की कहानी बन जाती है। सही। जालपा को यह समझ आता है कि उसके पति के दिखावे की आदत को उसकी खुद की चाहतों ने हवा दी थी। अगर वो चंद्रहार की जिद न करती, अगर वो गहनों के बिना भी खुश रहना सीख लेती, तो शायद रमानाथ पर इतना दबाव कभी बनता ही नहीं। तो उसका अपराध बोध उसे एक नई मजबूत स्त्री में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो सवाल वही है, एक इच्छा जब जुनून बन जाती है तो इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या रमानाथ की बर्बादी का कारण सिर्फ उसका दिखावे का स्वभाव और उसकी कमजोरी थी, या जालपा की खामोश जिद भी उतनी ही जिम्मेदार थी? मेरे ख्याल से प्रेमचंद किसी एक को दोषी नहीं ठहराते। नहीं, वो पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो समाज जो इंसान की कीमत उसके गहनों और कपड़ों से तय करता है। वो समाज जो लड़कियों को सिखाता है कि उनकी खुशियां पति और ससुराल से मिलने वाले तोहफों पर निर्भर हैं। और वो समाज जो एक ईमानदार क्लर्क को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्ज के जाल में फंसा देता है। बिल्कुल। रमानाथ और जालपा दोनों ही इस सामाजिक व्यवस्था के शिकार हैं। ये कहानी तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। शायद चंद्रहार की जगह आज महंगे फोन ने ले ली हैं या ब्रांडेड कपड़ों ने, या शानदार छुट्टियों ने ले ली हैं। लेकिन दिखावे का वो दबाव, वो तो आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। सही बात है। बिल्कुल। और यही एक महान लेखक की पहचान होती है। उनकी लिखी कहानियां अपने समय से आगे निकलकर हर पीढ़ी से बात करती हैं। गबन सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, एक चेतावनी है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सपनों का बोझ सच्चाई से ज्यादा हो जाए तो क्या हमेशा ऐसे ही सब कुछ बिखर जाता है? और इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश में इंसान खुद को कितना बदल सकता है? ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है। नहीं, शायद हर उस मन का है जहां कोई ना कोई ख्वाहिश पल रही है।